हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव ISPCS यूट्यूब चैनल। आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और या ऐसे बच्चे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेने का विचार कर रहे हैं या जिनका मन बन रहा है कि उन्हें अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी रखना चाहिए। देखो, ज्योग्राफी एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो मोस्टली उन बच्चों के द्वारा ज़्यादा चूज़ किया जाता है जिनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं साइंस का होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट साइंटिफिक है और ऐसे बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या ह्यूमैनिटीज़ के हैं उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और ये आप ये देख सकते हो, अगर आप पुराना डेटा उठा करके देखो यूपीएससी का, तो ये मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट में से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। और इसमें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे हेल्पफुल है आपके जर्नल स्टडीज़ में, कैसे ये हेल्पफुल है आपके एसे में, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है इसका सिलेबस क्या है, वास्तव में इसका जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम क्या है और किस तरीके से ये मदद करता है आपके अलग अलग अन्य विषयों में, ये किस तरीके से हेल्पफुल है। तो ये सेशन आपके लिए स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है, या ऐसे बच्चे जिनको डिसाइड करना है। देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमेशा अपने इंटरेस्ट और अपनी स्ट्रेंथ को देख कर लेना चाहिए। यानी आप किस विषय के प्रति रुझान है, किस विषय में आपका लगन है, किस विषय को पढ़ने में आपको मज़ा आता है, किस विषय में आप ज़्यादा डेप्थ की आपकी क्यूरोसिटी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और साथ ही साथ में वो विषय क्या आपके यूपीएससी के सिलेबस को जस्टिफाई करता है, वो विषय क्या आपके यूपीएससी के सिलेबस में एक जगह काम करने से दूसरी जगह पे भी उसकी मदद मिलती है। ये सारी चीज़ों को देख करके हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कभी तो किसी के दबाव में नहीं लेना चाहिए या किसी के कहने पे नहीं लेना चाहिए, अपना जजमेंट होना चाहिए उस पर, अपनी चीज़ों को एनालाइज करके, अपनी सारी चीज़ों को फैक्ट एंड फिगर के बेसिस पे एनालिसिस करके ही ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करना चाहिए। ओके, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आप उसको भी चूज कर सकते हो जो आपके कहीं ना कहीं एकेडमिक बैकग्राउंड में है, और अगर वो यूपीएससी में अच्छा खासा रोल प्ले करता है तो आप उसे भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज कर सकते हो। ठीक है, देखो, ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देखो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंटिफिक नेचर का है। साइंटिफिक नेचर का मतलब ये नहीं होता है कि साइंस वालों को समझ में आएगा। साइंटिफिक नेचर का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसमें एक से दूसरी चीज रिलेटेड है, एक चीज से दूसरी चीज संबंधित है। यानी अगर आप एक चीज समझ लेते हो अच्छे से तो दूसरी चीजों को समझने में आसानी होती है, और इस तरीके से क्रमबद्धता यानी सिक्वेंशियल डेवलपमेंट या सिक्वेंशियल अरेंजमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी या भूगोल विषय जो है, अगर आप इसके साथ में देखते हो तो इसके मेरिट्स बहुत सारे हैं। यानी मेरिट्स का मतलब क्या क्या चीजें हैं जो ज्योग्राफी लेने वाले स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाती है। तो पहला आप देखो कि साइंटिफिक सब्जेक्ट है। साइंटिफिक सब्जेक्ट में यानी आपको सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, इसमें चीजों को समझने की जरूरत है। यानी यहां पर आपको कोई भी चीज मगअप नहीं करना, यानी रटने वाली आवश्यकता नहीं है ज्यादा। कुछ ही चीजें हैं जहां पर आपको थोड़ा बहुत रटने की आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज सारी चीजें जो है वो आपको समझने वाली हैं। और बेसिक टू एडवांस चीजें होती हैं, यानी पहला प्लस पॉइंट क्या है कि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, रटने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा आप देखो यहाँ पे कि इस सब ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज है। प्रैक्टिकली यूज का मतलब है कि डे बाय डे फिनोमिनाज आप यहाँ पर समझ सकते हो, यानी डेली लाइफ से रिलेटेड है आपके। यानी अगर आपके आसपास में बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर आपके पास में बादल, आपको डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स दिखाई पड़ रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास में अगर आप देखो ओशन में कोई चेंज आ रहा है तो वो चेंज क्यों आ रहा है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और आप देखो कि प्रीलिम्स में एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी का रोल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ज्योग्राफी एनवायरमेंट से रिलेटेड है। यानी जो बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं ज्योग्राफी, उनका एनवायरमेंट का पोर्शन भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि ज्योग्राफी का एक सेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। यानी एक सेक्शन है जिसको एनवायरमेंटल ज्योग्राफी या हम पर्यावरणीय भूगोल के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो कई सारे मेरिट्स हैं। डीमेरिट इसकी बस एक लोग कहते हैं कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है। यानी डीमेरिट में अगर ज्योग्राफी की डिमेरिट किसी से पूछो कि क्या ज्योग्राफी में प्रॉब्लम क्या है या ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, तो उनका एक ही आंसर होगा, बहुत लंबा है। ठीक है, यानी बहुत बड़ा सिलेबस है।
तो जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंदी हैं, लंबे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उनके साथ में प्लस पॉइंट ये होता है कि वो आपके जीएस के कई सारे सेक्शन को कवर करते हैं। यानी ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको 500 नंबर का तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, आपके जीएस पेपर 2 में हेल्प करेगा, सोसाइटी वाले सेक्शन में आपके जीएस पेपर 1 में हेल्प करेगा पूरी तरीके से, आपके एसए में हेल्प करेगा, और आपके जीएस पेपर 3 में हेल्प करेगा। तो जीएस पेपर 3 में अगर आप देखो तो वहां पे एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी ऑप्शनल, जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस और सोसाइटी वाले सेक्शन में इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में जीएस पेपर 1 और एसए में भी आप देखो कि एसए में मोस्टली एक आध ऐसा टॉपिक होता है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है, तो वहां पर भी आपको मदद करेगा। तो 500 सब नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि आपको एसए में हेल्प करेगा, तो लगभग 600-700 नंबर का आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करके आप जीएस में भी हेल्प मिलेगी आपको। तो 600-700 नंबर के आसपास में आप देखोगे कि टोटल जो मार्क्स होता है उसमें इसका एक बड़ा रोल आपको दिखाई पड़ेगा, एक बड़ा रोल जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में है। और अगर आप देखो तो यूपीएससी मेंस के लिए ज्योग्राफी है पसंदीदा ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आप देखो तो फेवरेट ऑप्शनल सब्जेक्ट में है। और ऐसा बोला जाता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी रखते हैं। साथ ही साथ में अगर आप देखो यहां पर कि ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी का जो सक्सेस रेशियो है वो भी अच्छा खासा है। और आप देखोगे हमेशा टॉप 10 में दो मिनिमम एक और ज्यादा से ज्यादा 2-3 ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले मिल ही जाते हैं आपको जो ज्योग्राफी से होते हैं। तो इसलिए एक अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे अप्रोच के साथ में अगर आप तैयारी करते हो तो अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो मार्क्स में अगर आप देखो तो ये मार्क्स भी यहाँ पर आप देखोगे कि एक जुनैद अहमद जो ऑल इंडिया रैंक 3rd आई थी, ठीक है, या 5th आई थी, इनका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और इनके मार्क्स को अगर आप देखो तो ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट एक में अगर आप देखो तो 148 और ऑप्शनल 2 में 173। तो 148 एंड 173 आउट ऑफ 500, यानी 250 में 148 और 250 में 173 मार्क्स आउटस्टैंडिंग मार्क्स माने जाते हैं, और इसी की वजह से ये टॉपर लिस्ट में भी शामिल हो जाते हैं लोग। तो 300 के ऊपर अगर आपके मार्क्स ऑप्शनल सब्जेक्ट में आते हैं तो आप डेफिनेटली आप टॉप 100 में आने की पूरी संभावना होती है आपके पास में। और ज्योग्राफी में ऐसा स्कोप है कि ज्योग्राफी में आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे या इतने मार्क्स मिलते हैं अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हो और अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग करते हो। ग्राफ, चार्ट, मैप, ये सारी चीजें यहाँ पर आपके पास में एडवांटेज होती है जो आपको थोड़ा सा आगे ले जाती है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी के साथ में साइंटिफिक सब्जेक्ट आप देखो। अब इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके 2 पेपर होते हैं, और 2 पेपर जो होते हैं उसमें एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 ये 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, 2 पेपर होते हैं, जिसमें हम पहले सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस जो है वो क्या है, इस सिलेबस को समझते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिलेबस में अगर हम लोग देखें तो जीएस का जो ऑप्शनल पेपर होता है उसका पेपर 1 यानी जो पहला पेपर होता है उसके सिलेबस में आप देखोगे तो पहला सेक्शन हमारा है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में कहा जाता है भू आकृतिक विज्ञान। यानी पहला सेक्शन जो है वो क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। और अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम देखते हैं यहाँ पर, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देखो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको कुछ ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे पहले तो 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी यहां पर पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है ये 250 मार्क्स का होता है, यानी 250 मार्क्स का होता है, और वो वाला भी 250 मार्क्स का होता है। स्पेशली यूपीएससी की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी किसकी बात कर रहे हैं, यूपीएससी की बात कर रहे हैं। अब इसमें दोनों पेपर में अगर आप देखो पेपर 1 इसमें 2 सेक्शन होते हैं, यानी एक होता है सेक्शन ए
और दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसमें भी अगर आप देखो तो इसमें भी पेपर 2 में जो है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए जो होता है इसका लिंक होता है फिजिकल ज्योग्राफी से, ये होता है फिजिकल ज्योग्राफी। और सेक्शन बी जो होता है इसका लिंक होता है मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी से। ठीक है, और ये जो होता है ये विश्व के कॉन्टेक्स्ट में होता है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में होता है पहला पेपर। पेपर जो दूसरा होता है वो होता है इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के भूगोल में। और इसमें भी पहला सेक्शन होता है फिजिकल ज्योग्राफी, सेक्शन ए, और दूसरा जो होता है वो होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो जो पेपर 1 होता है वो बेसिकली पेपर 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में होता है, और पेपर 2 जो होता है वो इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में होता है या भारत के भूगोल के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। इसमें जो सेक्शन ए होता है फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा सेक्शन जो होता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें भी सेक्शन ए जो है फिजिकल ज्योग्राफी, और सेक्शन बी जो होता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। तो अब आप देखो यहाँ पे कि जो हमारा ज्योग्राफी का ऑप्शनल पेपर नंबर 1 है, इसमें पार्ट ए में पहला टॉपिक जो है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। यानी पहला टॉपिक जो है वो कौन सा है, जियोमॉर्फोलॉजी, या जिसको हम लोग कहते हैं भू आकृतिक विज्ञान। पहला सेक्शन जो है वो क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृतिक विज्ञान, पहला सेक्शन। ठीक है, दूसरा सेक्शन जो हमारा है वो है क्लाइमेटोलॉजी, या जिसे कहा जाता है जलवायु विज्ञान। इसे क्या बोलते हैं, जलवायु विज्ञान। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं उसको हम लोग आगे समझते हैं। तो जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी पार्ट ए में तीसरा पॉइंट जो है वो है ओशनोग्राफी या समुद्र विज्ञान। ठीक है, ओशनोग्राफी या समुद्र विज्ञान, ये हमारा थर्ड सेक्शन है, यानी पार्ट ए में। चौथा सेक्शन जो है वो है बायोजियोग्राफी, या इसको हिंदी में कहते हैं जैव भूगोल। यानी क्या बोला जाता है इससे हिंदी में, जैव भूगोल। ये चौथा सेक्शन है जो कि सेक्शन ए फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। दूसरा अगला सेक्शन जो है बायोजियोग्राफी के बाद में, यानी ये है हमारा पर्यावरणीय भूगोल, या इसको हम लोग कहते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरणीय भूगोल। ये 5 सेक्शन पेपर 1 के ए सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। यानी ये 5 टॉपिक जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, सेक्शन ए के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला सेक्शन जो होता है यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट बी या सेक्शन बी। ये जो सेक्शन बी होता है इसके अंतर्गत अन्य टॉपिक शामिल हैं जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक भूगोल जो है ये पार्ट ए है, यानी ये क्या है, ये पार्ट ए है। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि पेपर 1 जो है उस पेपर 1 में पार्ट ए जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी का है, और इस फिजिकल ज्योग्राफी में आपको मैंने 5 टॉपिक बताए। वो 5 टॉपिक कौन कौन से हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी और लास्ट है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ये 5 टॉपिक सेक्शन ए में है। अब इसी पेपर का दूसरा सेक्शन जो सेक्शन बी है, जिसको हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत शामिल करते हैं, इस ह्यूमन ज्योग्राफी के जो सब सेक्शन है वो अलग अलग हैं। अब ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं इसको आपको समझना है। ठीक है, और ये जो सेक्शन है बी सेक्शन, इस बी सेक्शन में जो चीजें हैं ये चीजें आपको कोर ज्योग्राफी का पार्ट माने जाती हैं, जो कि सामान्यतया जनरल स्टडीज से अलग होती हैं। यानी जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला हिस्सा है वो आप जीएस में भी पढ़ोगे, और उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं ऑप्शनल में, बस इतना ऐड ऑन होता है कि जो थियरीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, लेकिन जो कॉमन चीजें हैं वो आप जीएस में भी पढ़ते हो और ऑप्शनल में भी पढ़ते हो। ठीक है, ऑप्शनल में डेप्थ में पढ़ते हो और जीएस में नॉर्मली मतलब उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं। ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कोर ऑप्शनल में है, वो जनरल स्टडीज में नहीं पढ़ा जाता, उसको जनरल स्टडीज में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि इस सेक्शन का जो पहला टॉपिक है
वो है पर्सपेक्टिव इन द ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, मानव भूगोल के संदर्श, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव भूगोल के संदर्श। अब इस टॉपिक को अगर आप देखो तो ये जो टॉपिक होता है ये मानव भूगोल में परिप्रेक्ष्य या मानव भूगोल में संदर्श, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक वास्तव में कोर ज्योग्राफी को डील करता है, कोर ज्योग्राफी को। ठीक है, कोर ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ कि इस एरियल डिफरेंसेस क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन क्या है, रीजनल सिंथेसिस क्या होती हैं, डायक्टोमी क्या है, डुअलिज्म क्या है, ठीक है, एनवायरमेंटलिज्म क्या है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन क्या है, लैक्टोरल एनालिसिस क्या है, रेडिकल बिहेवियरल ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोचेस क्या है, लैंग्वेजेस, रिलीजन, सेकुलराइजेशन, कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस। ठीक है, यानी इस पूरे टॉपिक में हम ये देखते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या संदर्श क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है, किस तरीके से ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी की चीजों को पढ़ते हैं, और जो कोर थियरीज हैं या कोर कॉन्सेप्ट हैं जो ज्योग्राफी के एवोल्यूशन में काम आए थे या ज्योग्राफी के एवोल्यूशन में जिनका रोल है, वो हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। डुअलिज्म क्या होता है, डायक्टोमी क्या होती है, द्वैतवाद किसे कहा जाता है। ठीक है, ये सारे जो सिद्धांत होते हैं ये हम इसमें पढ़ते हैं, और ये कोर ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले ही पढ़ते हैं। और इसमें आगे चीजें हम लोग बताएं, आगे मैं बताऊंगा आपको कि ये क्या क्या दृष्टिकोण क्या है, क्या अप्रोचेज क्या है ज्योग्राफी में डील करने के लिए, द्वैतवाद क्या है, द्विभाजन क्या है, ये सारी चीजें। यानी पहला टॉपिक जो ऑप्शनल वाले बच्चों को अभी तक जनरल स्टडीज में इन टॉपिक्स को आपने नहीं पढ़ा होगा, ये आपको कोर टॉपिक मिलेंगे जो पर्सपेक्टिव इन द ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानव भूगोल के संदर्श, मानव भूगोल के संदर्श। ठीक है, अगला जो है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बड़ा भाग जो है वो आर्थिक भूगोल है, यानी मानव भूगोल का एक बड़ा हिस्सा जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी यहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट और अलग मिलेगा, लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी अच्छे से समझ लिया तो जनरल स्टडीज के पेपर 3 में इकोनॉमी को समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। यानी ज्योग्राफी प्रोवाइड्स द बेस फॉर द इकोनॉमी, ज्योग्राफी प्रोवाइड्स बेस फॉर द इकोनॉमी, यानी ज्योग्राफी जो है वो इकोनॉमी के लिए आधार उपलब्ध कराती है, स्पेशली मेंस वाली इकोनॉमी के लिए। ठीक है, मेंस वाली इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी प्री और मेंस वाली नहीं, मतलब मेंस में जो हमारी डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है उस डेवलपमेंटल इकोनॉमी में आपको ये सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वर्ल्ड में क्या मेजरमेंट है, क्या प्रॉब्लम है, वर्ल्ड रिसोर्सेज देयर डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व के, अब आप देखो वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पीटी में भी, एनर्जी क्राइसिस, लिमिट्स टू ग्रोथ, वर्ल्ड एग्रीकल्चर, टाइपोलॉजी ऑफ द एग्रीकल्चर रीजन, एग्रीकल्चर इनपुट्स, प्रोडक्टिविटी, फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, यानी पूरा कॉन्टेक्स्ट जनरल स्टडीज से मैच कर रहा है, पूरा जनरल स्टडीज से आप इसको मैच करा सकते हो। जनरल स्टडीज में यहां से क्वेश्चन आपके जीएस के लेवल में भी पूछा जा सकता है, पेपर 3 में भी। ठीक है, पेपर 3 में। तो दूसरा टॉपिक आपका क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तीसरा टॉपिक जो है सेक्शन बी में पेपर 1 में आप देखोगे पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, यानी पूरे विश्व में जनसंख्या का क्या पैटर्न होता है, जनसंख्या किस तरीके से स्टैब्लिश होती है, क्या अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जनसंख्या के बारे में। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी से रिलेटेड, पॉपुलेशन के ट्रांजिशन से रिलेटेड, माल्थस थियरी, मार्क्स थियरी, ये जो थियरीज हैं ये सारी चीजें आप इस वाले चैप्टर में पढ़ोगे। यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन कैसे है और किस तरीके से सेटलमेंट होता है, कैसे लोग रहते हैं, आज के लोग कैसे रहते हैं, एंशिएंट टाइप के लोग कैसे रहते थे, मेडिवल टाइम के पीरियड के लोग कैसे रहते थे, मॉडर्न सेटलमेंट कैसा हुआ है। यानी दिस वुड बी हेल्प इन कल्चर पोर्शन, कल्चर में आपको, आर्किटेक्चर में आपको मदद करेगा कि आज का सेटलमेंट कैसे डिफरेंट है पुराने सेटलमेंट से, आज का सेटलमेंट कैसे पुराने डिफरेंट सेटलमेंट से डिफरेंट है। हिस्ट्री में आपको यहां से मदद मिलेगी। ठीक है, हमारे जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसा सेटलमेंट था, कैसे किसी भी जगह पे पॉपुलेशन का सेटलमेंट एस्टैब्लिश होता है, रूरल एरियाज का सेटलमेंट कैसे होता है, अर्बन एरियाज का सेटलमेंट कैसे होता है,
हमारे जो हिली रीजन होते हैं उनका सेटलमेंट कैसे होता है, हमारे प्लेन एरियाज कैसे सेटल्ड होते हैं, ठीक है, किसी रिवर के चारों तरफ कैसे सेटलमेंट होता है, और ये सारी चीजें जो है वो हम देखेंगे। व्हाट आर द प्रिंसिपल दैट इज बेस्ड दैट प्रोवाइड्स द सम concept about the settlement, some principles which provide the concept about the population we will study in this section। ठीक है, यानी आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से सेटलमेंट हमारे अर्थ पे या हमारी सोसाइटी वर्ल्ड लेवल पे कैसे हुआ है, इंडिया में कैसे हुआ है, अगर जर्मनी का कोई शहर बसा है तो किस बेसिस पे बसा है, और इंडिया का शहर बसा है तो किस बेसिस पे बसा है, और इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ये सारे सेटलमेंट की चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। और कल को आपको अपने देश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चलाना हुआ, आप एक IAS ऑफिसर हो, आप एक सचिव हो, तो आपको यहाँ पर ये सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जितनी भी चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आफ्टर सर्विस भी हेल्प करेंगे। आफ्टर सर्विस आपको बहुत ज़्यादा मदद करती हैं ये सारी चीज़ें। तो थर्ड पॉइंट जो होता है वो क्या, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जो कि ज्योग्राफी का एक जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल। ठीक है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल या जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल। तीसरा, चौथा पॉइंट जो है रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, RDP। यानी आपको अगर किसी भी क्षेत्र का विकास करना है फिर उसके लिए आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जो है डेवलपमेंट करोगे, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग। ठीक है, हमारे देश में या किसी भी देश में प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। प्लानिंग कब करते हैं, जब आपके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड हो और आपको काम ज़्यादा करना पड़े, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है कि हाउ वी ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ द रिसोर्सेज, हम किस तरीके से रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, सर्वाधिक उपयोग कैसे कर सकते हैं, या उपयुक्त उपयोग कैसे कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ज्योग्राफी में पेपर 1 में रीजनल प्लानिंग में क्या है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन, प्रदेश जो है उसकी अवधारणा क्या है, टाइप्स ऑफ रीजन, कितने टाइप के रीजन हो सकते हैं, आप सोचो। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं, फिर इसके माइन्यूट लेवल पे जाते हैं। टाइप्स ऑफ रीजन, मेथड्स ऑफ रीजनलाइजेशन, ग्रोथ सेंटर्स, ग्रोथ पोल्स, रीजनल इंबैलेंसेस, रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, एनवायरमेंटल इश्यूज इन द रीजनल प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अभी एक एक करके इसमें हम लोग माइक्रो लेवल पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो अभी तो हम सिर्फ पॉइंट्स बता रहे हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट होता है मॉडल्स, थियरीज एंड लॉज इन द ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी जो ज्योग्राफी है इसमें मॉडल, क्या क्या मॉडल्स दिए गए हैं, क्या क्या थियरीज हैं, कौन कौन से नियम हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी के नियम है, इन सभी चीजों को यहां पर देखेंगे। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, माल्थुसियन मार्क्सिज्म डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल क्या है, सेंट्रल प्लेस थियरी ऑफ क्रिस्टोलर लॉस, ठीक है, पेरॉक्स एंड बॉडीविले, वॉन थ्यूनेन मॉडल क्या होता है, वेबर मॉडल क्या होता है, ऑस्ट्रोप मॉडल ऑफ स्टडीज ऑफ ग्रोथ, हटलैंड एंड रिमलैंड थियरी, लॉ ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर। ठीक है, IR पढ़ते समय ये मदद करेगा आपको। तो आपने ये देखा कि हमारे जो पेपर है, यानी हमारा जो पेपर 1 है, इस पेपर 1 में 2 सेक्शन है, सेक्शन A और दूसरा सेक्शन है सेक्शन B। सेक्शन A में आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं, सेक्शन B में भी आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं। यानी सेक्शन पेपर 1 में आपको 10 टॉपिक्स या 10 सेक्शंस जो है उसको डील करता है। 5 जो है ये वाले किससे रिलेटेड है, फिजिकल ज्योग्राफी से, और ये 5 जो है वो रिलेटेड है ह्यूमन ज्योग्राफी से। पांच फिजिकल ज्योग्राफी से और 5 ह्यूमन ज्योग्राफी से। यानी ये भौतिक भूगोल से 5 और वो 5 जो है वो मानव भूगोल से। पांचों के पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, उन पांचों के। अब उसको अभी थोड़ा करके देखते हैं कि हम लोग उसको माइन्यूट लेवल पे क्या क्या चीजें हो सकती है। ये आपका कहानी है पेपर नंबर 1 की। अब उसके बाद में पेपर 2, पेपर जो ऑप्शनल पेपर 2 होता है, ये अगर आप ज्योग्राफी के सेंस में देखो तो ये है हमारा इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में। यानी ये किससे संबंधित है, भारत के भूगोल के संबंध।
और यहां पर भी सेम वही डिवीजन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये जो डिवीजन है ये यहां पर भी दो डिवीजन, ठीक है। अब ये जो दो डिवीजन है इसमें आप देखो कि जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें पहला टॉपिक जो है वो है फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारत का फिजिकल सेटिंग क्या है, ठीक है, फिजिकल सेटिंग या भौतिक विन्यास, भारत का भौतिक विन्यास क्या है, फिजिकल सेटिंग क्या है, ठीक है। भारत जो है उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पड़ोसी देशों के साथ में भारत का संबंध क्या है, किस तरीके से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ में संबंधित है, ठीक है। भारत का एरिया क्या है, भारत का विस्तार कैसा हुआ है, भारत में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, भारत में कैसी मिट्टी पाई जाती है, भारत में कैसी वनस्पति पाई जाती है, यानी टोटल इंडियन ज्योग्राफी का ये सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सेक्शन है यहाँ पे भारत में पाए जाने वाले संसाधन, रिसोर्सेस, ठीक है, इंडिया में रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, यानी पहला सेक्शन ए में पहला टॉपिक फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया, सेकंड इज द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो रिसोर्सेज हैं, खनिज कौन कौन से हैं। अब आप देखो अभी तक आप में से कोई भी ऐसा टॉपिक आपको नहीं मिला होगा जिसको आप जीएस में आपका रेलेवेंस ना हो, दो टॉपिक को छोड़ के, मॉडल थियरी और पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, मॉडल थियरी एंड पर्सपेक्टिव इन द ह्यूमन ज्योग्राफी, इन दोनों टॉपिक्स को अगर छोड़ दो तो जितने भी सेक्शन हम लोगों ने देखा वो सारे हम जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं, यानी वो सारे जीएस में कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं। तो आप देखो दूसरा टॉपिक है रिसोर्स या संसाधन, तीसरा टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आप यहां पर पढ़ते हो और आप जीएस पेपर 3 को उठा के देखो, जीएस पेपर 3 में भी आपको एग्रीकल्चर है, लेकिन वो एग्रीकल्चर जो है वो किसमें है, इकोनॉमी में, इकोनॉमी में। और यहां पे एग्रीकल्चर आप ऑप्शनल पढ़ोगे और ऑप्शनल में जितने डीप लेवल पे आप पढ़ोगे इकोनॉमी में, जनरल स्टडीज में उतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और मोस्टली जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे टॉपिक यहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे टॉपिक आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे। कुछ जगहों पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन उस चीज को हम यहां पर भी डिस्कस करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको वो चीज भी यहां पर दिखाई पड़ेगी। तो थर्ड पॉइंट जो है वो सेक्शन ए का, जीएस पेपर 2 का सेक्शन ए का, वो क्या है, एग्रीकल्चर। चौथा जो है वो है इंडस्ट्री या उद्योग। इंडस्ट्री या उद्योग आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, इंडस्ट्री या उद्योग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इकोनॉमी में डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कशन होता है, डिटेल में उसको पढ़ते हैं। अब यहां पर देखो कि इकोनॉमी में इंडस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी इंडस्ट्री पढ़ते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो इंडस्ट्री पढ़ते हैं वो आपको इकोनॉमी वाली इंडस्ट्री के लिए बेस प्रोवाइड करती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमी में इंडस्ट्री के प्रोडक्शन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ज्योग्राफी में इंडस्ट्री के स्टेबलाइजेशन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। कौन सी इंडस्ट्री कहां के लिए सुटेबल है इस पे फोकस करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री के लिए किस टाइप का रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हाउ वी कैन एस्टैब्लिश द इंडस्ट्री, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज मोस्ट फेवरेबल फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन और द प्लेस, इस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में यहां पर आप देखो evolution of industries, locational factor of cotton, jute, textile, iron, steel, aluminum, fertilizer, paper, chemical, pharmaceutical, automobile, cottage and agro-based industries, industrial houses, complexes, including public sector undertakings, industrial regionalization, new industrial policy, multinational industrialization, special economic zone, tourism including the ecotourism, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो इंडस्ट्री, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है पेपर 1 में। एंड फिफ्थ वन इज द ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड द ट्रेड। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट ऑफ द सेक्शन ए पार्ट 2 या और पेपर 2 ऑफ द ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट। ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको यहां पर ये दिखाई पड़ेगा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ठीक है, यानी परिवहन, संचार और व्यापार। परिवहन, संचार और व्यापार, किस तरीके से भारत में परिवहन कि क्या स्कोप है, क्या पॉलिसीज हैं, किस तरीके से किया जा रहा है, संचार, कम्युनिकेशन किस तरीके से स्टैब्लिश किया जा रहा है, और ट्रेड कैसे हो रहा है भारत में, ये सारी चीजें यहां पर हम लोग देखते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद में कल्चरल सेटिंग क्या है, सांस्कृतिक विन्यास क्या है। अब आप देखो सोसाइटी जब आप पढ़ोगे यानी इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ता है इंडियन सोसाइटी या कल्चरल सेटिंग। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। रेशियल, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डाइवर्सिटीज कैसे भारत में, रेशियल, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डाइवर्सिटी। मणिपुर में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वहां पे एथनिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल दिखाई पड़ेगा, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स है वहां पे, ठीक है। तो रेशियल डिफरेंसेस, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, एथनिक, यानी पूरा का पूरा ये सेक्शन जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। डेमोक्रेटिक एट्रीब्यूट्स, डिपेंडेंसी रेशियो, लॉन्गिविटी, माइग्रेशन, ये सारी की सारी चीजें जो है इंडियन सोसाइटी। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के इस सेक्शन को अच्छे से कर लेते हो तो इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आपको इस सेक्शन से। अगला देखो यहां पे सेटलमेंट, इंडिया में कैसा सेटलमेंट हुआ है, बस्तियां कैसे हैं इंडिया में, किस तरीके का सेटलमेंट है इंडिया में, कहां पर क्या है, अर्बनाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से कहीं पर मेगा पॉलिस सिटीज हैं, कहीं पर जो है माइक्रो सिटीज हैं, तो ये सिटीज किस तरीके से डेवलप हुई हैं, वो इनका बस्तियां यानी जो सेटलमेंट है वो इंडियन सेटलमेंट क्या है। जीएस पेपर 1 में सेटलमेंट पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में कैसा है, ऑस्ट्रेलिया में कैसा सेटलमेंट है, ब्रिटेन में कैसा है, यूएसए में कैसा है, कनाडा में कैसा है, मैक्सिको में कैसा है, ब्राजील में कैसा है, अर्जेंटीना में कैसा है, इंडिया में कैसा है, लेकिन यहां पे इंडिया में सेटलमेंट कैसे है। इंडिया का पूरा सेटलमेंट हिस्टोरिकल हिस्ट्री से लेकर के आज तक जितने टाइप के सेटलमेंट हैं वो सारे सेटलमेंट हम यहां पर देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। अर्बन स्प्रॉल, स्लम्स, ये जितनी भी चीजें हैं इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, यानी भारत में किस तरीके से क्षेत्रीय विकास और योजनाएं चलाई जा रही हैं, किन किन लेवल की प्लानिंग की जा रही है, किस लेवल पे प्लानिंग करके हम रीजन को डेवलप कर सकते हैं। आरडीपी, ये पूरा का पूरा हमारा एक सेक्शन है जो कि यहां पर इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, क्षेत्रीय विकास और योजना। और 9वां है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, भारत का पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये पूरा आपको आईआर का बेस प्रोवाइड करेगा, यानी ये क्या प्रोवाइड करेगा, आईआर का बेस, किस आईआर और पॉलिटी किस तरीके से भारत, अगर आप इस सेक्शन को देखोगे, ठीक है, तो ज्योग्राफिक बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, कैसे इंडिया का फेडरलिज्म यानी हमारा जो संघवाद है वो कैसे बना, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, कैसे नए नए राज्य बने, आज हमारे पास में 28 राज्य हैं तो वो 28 राज्य किस क्रम में बने, कैसे बने, और ये सारी चीजें आप पॉलिटी में पढ़ते हो। इंडिया का रोल वर्ल्ड अफेयर में क्या है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी अगर आप इसको देखोगे तो इंटरनल सिक्योरिटी प्लस पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और पॉलिटी, ये सारे सेक्शन आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी और पॉलिटी ओशन रियल में क्या है। और 10वां टॉपिक है इसमें कंटेम्परेरी इश्यूज, समसामयिक या समकालीन मुद्दे। समकालीन मुद्दे यानी भारत के आज के कॉन्टेक्स्ट में जो इश्यूज चल रहे हैं उन सभी इश्यूज को यहां पर देखेंगे, ठीक है। जो भी इश्यूज हैं वो सारे इश्यूज ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं वो आपको यहां पर समकालीन मुद्दों में दिखाई पड़ेंगे, यानी वो समकालीन मुद्दे में। तो आप ये देखो कि पेपर 2 यानी ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर 2 है उसमें भी 10 टॉपिक और जीएस पेपर 1 यानी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में भी 10 टॉपिक, ठीक है, टोटल यानी 20 टॉपिक हमारे पास में है। अब ये 20 टॉपिक नॉर्मल टॉपिक नहीं है, ये 20 टॉपिक अपने आप में पूरा एक एक सेक्शन है। जियोमॉर्फोलॉजी का एक बड़ा सेक्शन, क्लाइमेटोलॉजी का एक बड़ा सेक्शन, ओशनोग्राफी का एक बड़ा सेक्शन, लेकिन अगर आपने इसमें से देखा तो 2 सेक्शन को हटा दिया जाए, सिर्फ 2 सेक्शन को, तो 8 यानी 20 में से 18 सेक्शन ऐसे हैं जो आपको पूरे जीएस में हेल्प करेंगे। यानी 18 सेक्शन ऐसे हैं जो आपको पूरे जीएस में हेल्प करेंगे और आप जीएस में ज्यादा नंबर ला सकते हो बाकी लोगों के कंपैरिजन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बाकी जनरल स्टडीज के स्टूडेंट के कंपेयर में बेहतर होगी, क्योंकि वो सारे टॉपिक आपसे जनरल स्टडीज में भी पूछे जाते हैं और आप यहां पे डेप्थ में उसके बारे में डिस्कस किए होंगे। सो गाइस, ये हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस एक ओवरऑल, मतलब मैंने आपको जनरल एक आइडिया दिया है। अगर इसके माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करते हैं सिलेबस का, तो माइक्रो लेवल का एनालिसिस जो है लगभग कम से कम 3-3.5 घंटे की जरूरत होती है। 3.5 घंटे से कम तो नहीं लगेगा इसके माइक्रो लेवल एनालिसिस में, शायद पेपर 1 का ही एनालिसिस करने में 3.5 घंटा लग जाए, यानी लगभग 3-3 घंटे का टाइम लगेगा।
आपके सामने ये सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया और इसमें एक मैंने मोटा मोटी आइडिया आपको दे दिया कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग क्लियरली इस चीज़ के बारे में डिस्कस किए होंगे। और बाकी अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा, फिर हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू।